देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बिहार ही नहीं, आज के समय में पूरे भारत में शिक्षा का मतलब होता है प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल की संख्या इतनी हो गई है कि हर गली मोहल्ले में कई स्कूल मिल जाते हैं। अब तो गांव में भी जगह जगह प्राइवेट स्कूल बन रहा है। गांव के शहर के लोग किसी भी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना गर्व की बात समझते थे। छपरा से दूर एक सुदूर गांव में मेरा घर था। मेरे बाबूजी चाहते थे कि मैं भी गांव के दूसरों लड़कों की तरह शहर के किसी अच्छे हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करूं। इसलिए मेरी पढ़ाई छपरा के एक प्राइवेट स्कूल के हॉस्टल में रहकर हुई थी। ये उस समय की बात है जब मैं 11वीं में था। हम लोगों के हॉस्टल में क्लास वाइज ही रूम अलर्ट किए जाते थे। वैसे मैं शुरू से ही हॉस्टल में रहा था और अभी तक कई हॉस्टल बदल चुका था, इसलिए मुझे यहाँ कुछ भी अजीब सा अनुभव नहीं था। ऐसा लगता था जैसे यहाँ कुछ पैरानॉर्मल है। शुरू से ही मुझे एक चीज खटक रही थी कि हॉस्टल में 10 कमरे खुले हैं, लेकिन 11वां कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है। उस कमरे का रहस्य शुरू से ही तो पता नहीं चल पाया, लेकिन मैंने ये देखा कि 1 साल के बाद एक बार उसका मकान मालिक आया और उस बंद कमरे के दरवाजे को खोलकर, जिस पर बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था और उस ताले पर धागा लपेटा हुआ था, ऐसा मालूम होता था जैसे उस ताले को पूजा गया हो और पूजकर उस पर धागा लपेट दिया गया हो। मैंने झांक कर देखा, मकान मालिक उस कमरे में पूजा पाठ कर रहा था और वहाँ 3 फोटो लगे हुए थे जिस पर वो हार बदल रहा था। मैंने सोचा कि आखिर ये तीनों तस्वीर है किसकी। वो पूजा करके बाहर जाने लगा, तब मैंने देखा कि ताले को वापस से उसने वैसे ही लगा दिया और उस पर लाल धागा लपेटकर कुछ मंत्र पढ़ा और वहाँ से चला गया। हॉस्टल के बाकी लड़के भी ये सब देख रहे थे। मेरे मन में जो सवाल था वही शायद सबके मन में था। उसने जाने के बाद हम लोगों ने उसी ताले और धागे के बारे में बातें करने लगे और बातों ही बातों में किसी ने कह दिया, हिम्मत है तो वो ताला खोल कर दिखा दो। फिर क्या, मैंने आव देखा ना ताव और उस ताले पर लपेटे हुए धागे को खोल दिया। ताला खोलने के बाद क्या क्या हो सकता है, इन बातों पर दिमाग घूमने लगा। फिर धीरे धीरे नींद आ गई। रात में नींद खुली, घड़ी में देखा 1:30 बज रहे थे। सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब नींद न जाने कहाँ गायब हो गई थी। अजीब अजीब डरावने ख्याल आने लगे। अब तक जितनी भूत की कहानियाँ सुनी थी वो सब एक हॉरर फिल्म की तरह आंखों के सामने नाचने लगे। उठकर बोतल में से पानी पिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगा। तब मुझे लगा कि कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है। ध्यान देने पर पता लगा कि किसी के सोते हुए में नाक बज रहा है। रूम में उजाला करने के लिए मैंने जैसे ही लाइट के बटन पर हाथ लगाया, बिजली गायब हो चुकी थी। मैंने सोचा अजीब मामला है, इस टाइम बिजली भी चली गई। शायद मैंने अपने तकिए के नीचे से टॉर्च निकाला। टॉर्च जलाकर मैंने कई बार देखा तो सब बड़े आराम से सो रहे थे। कोई भी मेरे आसपास नहीं था जिसका नाक बज रहा हो। मैंने सोचा कि ज़रूर किसी दोस्त की शैतानी होगी, वो मुझे डराने के लिए शायद ऐसा कुछ कर रहा है। उसके बाद मैं सो गया। अचानक उसी समय मेरी नींद खुल गई और मैंने देखा तो दीवार पर सफ़ेद रंग के ताजमहल की तस्वीर दिख रही थी, जबकि मेरे कमरे में ऐसी कोई तस्वीर ही नहीं है। ये सिलसिला कई रात तक ऐसे ही चलता रहा। लगभग 1 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में रात को मेरी नींद खुल जाया करती और दीवार पर वही सफ़ेद ताजमहल दिखाई देता। मैं बहुत डर गया था कि आखिर ये चीज़ है क्या और इसी वक्त मेरी नींद क्यों खुलती है। मेरे सपने से ताजमहल का क्या वास्ता। एक दिन मैंने तय किया कि आज देखते हैं। फिर अचानक उसी वक्त मेरी नींद खुल गई।
1 से 3 बजे के बीच में मैं धीरे धीरे दीवार की तरफ गया जहां मुझे ताजमहल दिखाई दे रहा था। हिम्मत करके मैंने उस ताजमहल को पकड़ने की कोशिश की और जैसे ही मैंने वहां हाथ रखा, पर ये क्या, ताजमहल तो गायब हो गया था। मैं बहुत डर गया और अगले दिन मैंने पूरा वाकया अपने दोस्त को बताया। उसने भी कहा, तू वैसे ही कोई सपना वपना देख रहा होगा, कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें होती रहती हैं यार। लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा था ये मैं किसी को समझा नहीं पा रहा था और कोई समझ ही नहीं पा रहा था। मैं सोचने लगा, ये जो मेरे साथ हो रहा है कहीं उस ताले को छूने की वजह से तो नहीं हो रहा। आखिर उस ताले का रहस्य क्या था? उस पर जो धागा लपेटा हुआ था उसका रहस्य क्या था? क्या मैंने बातों ही बातों में अपने लिए कोई मुसीबत मोल ले ली? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। अगली रात भी ठीक 2 बजे के आसपास मेरी नींद खुल गई। घड़ी देखने की ज़रूरत तो थी नहीं, फिर भी घड़ी देखा तो रात के 2 ही बज रहे थे। दीवार पर देखा तो वही ताजमहल दिखाई दे रही थी। ये घटना लगातार 5 दिन मेरे साथ होती रही, लेकिन इस पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। छठे दिन भी लगभग 2 बजे के आसपास मेरी नींद खुली। दीवार पर देखा तो वही परछाई। आज सोच लिया था कि देखते हैं मेरे साथ क्या होता है। उसके बाद तुरंत दीवार की परछाई पर मैंने हाथ रख दिया। परछाई तो परछाई होती है, पकड़ में कैसे आ सकती थी। अगले दिन जब मेरी नींद खुली तो मुझे वो परछाई नहीं दिखाई दी। मैं बहुत खुश था कि चलो कम से कम इससे छुटकारा तो मिला। 24 दिसंबर की शाम को बहुत सारे लड़के छुट्टी में जा चुके थे। 25 दिसंबर से 3 जनवरी तक की छुट्टी हो गई थी। हॉस्टल में केवल 10वीं, 11वीं और 12वीं के लोग ही रह गए थे। कम लोगों के कारण सब बच्चों को एक ही हॉल में रहने की व्यवस्था कर दी गई। उसी हॉल में वो दरवाज़ा था जिस पर बड़ा ताला लटका हुआ था। ताले के पास तक बेड बिछा दिए गए, लेकिन कोई भी ताले के पास वाले बेड पर सोने को राज़ी नहीं हुआ, क्योंकि पूरे हॉस्टल में ये हल्ला था कि रात के 12 बजते ही वो ताला अपने आप ही हिलने लगता है। मुझे इस कहानी पर कभी विश्वास नहीं हुआ। एक बार शर्त लगी कि आज रात ताले के पास वाले बेड पर जो सोएगा उसे 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। शर्त लगाने के लिए तो मैं पूरे हॉस्टल में फेमस था। आदत मुताबिक मैंने शर्त लगा ली। रात के 9 बजे मैं ताले के पास वाले बेड पर आकर सो गया। मेरा दोस्त दीपक मेरे बगल वाले बेड पर सोया था। रात को अचानक ठक ठक की आवाज़ से मेरी नींद टूटी। घड़ी में देखा तो ठीक 12 बज रहे थे। आवाज़ की दिशा की ओर सिर घुमाकर देखा तो होश फाख्ता हो गए। दिसंबर के महीने में भी मेरे माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी। तुरंत अपने पास के बेड पर सोए हुए दीपक को जगाने की कोशिश की, लेकिन ये क्या, जब दीपक जागा तब तक ताला हिलना बंद हो चुका था। वो उठकर देखा तो ताला हिल ही नहीं रहा था। उसने कहा, फिर से तू कोई सपना देख रहा होगा भाई, सो जा यार। मुझे एक बार फिर लगा कि दिन रात यही सब बातें चल रही है, तो हो सकता है मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आया हो। मैं दोबारा रज़ाई में घुसकर सो गया। जैसे ही आंख लगी कि फिर से ठक ठक शुरू हो गया। रजाई से सिर निकाल कर देखा तो ताला फिर हिल रहा था। अब की बार दीपक की रजाई खींचकर उठने का इशारा किया। वो तो ताला हिलना देखकर ऊपर से लेकर नीचे तक कांप गया। मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे ताले के पास जाकर ताले को पकड़ लिया। उसका हिलना अचानक से रुक गया। मुझे लगा कि हो सकता है हवा से ताला हिल रहा होगा, लेकिन ताले का साइज इतना बड़ा था कि हवा से उसका हिलना लगभग नामुमकिन था। मैंने जैसे ही ताले को छोड़ा और वो जोर जोर से हिलने लगा, मैं डर के मारे अंदर तक कांप गया। मेरा सारा खून पानी हो गया। बिना देर किए मैं कूद के वहां से अपने बिस्तर पर चला गया। दीपक पहले ही वहां जा चुका था। मैंने कुछ और दोस्तों को जगाया,
लेकिन तब तक ताले का हिलना रुक गया। अगले दिन ये सारी बातें हॉस्टल के वार्डन को भी बताई गई, लेकिन वो उल्टा मुझे ये कहकर डांटने लगा, बेवकूफ़, साइंस के स्टूडेंट होकर भूत प्रेत की बातों पर विश्वास करते हो। चलो जाओ, नहीं तो अफवाह फैलाने में तुम्हें मुर्गा बना दूंगा। मैं वहाँ से चला गया। अब जब भी कोई आहट हो तो मैं डर के मारे कांप जाता था। कई दिनों तक ये सिलसिला मेरे साथ चलता रहा, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बाद में मुझे वहीं पास ही के एक तांत्रिक के पास ले जाया गया, जिसके बाद उन्होंने कुछ किया और फिर सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन उन्होंने एक हिदायत दी कि कभी भी उस कमरे के पास मत जाना, और उस ताले तो क्या, उस कमरे के दरवाजे को भी मत छूना। जिसके बाद सब कुछ सही हो गया और मुझे वो सपने आना भी रुक गए। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के 9 बजे मंजीत और पीयूष अपने कमरे में बैठे अपने फोन चला रहे थे। तभी उनके दरवाजे पर किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मंजीत ने पीयूष को कहा, देख भाई, कौन आया है। मंजीत की बात सुनकर पीयूष ने जवाब देते हुए कहा, अबे भाई, मैं अपने फ़ोन पर कुछ ज़रूरी काम कर रहा हूँ, तू जाकर देख लेना कौन है। पीयूष का जवाब सुनकर मंजीत ने फिर कहा, हाँ हाँ चल, पता है क्या ज़रूरी काम कर रहा है तू, ज़रूर किसी से चैट कर रहा होगा। ये दोनों आपस में ही दरवाज़ा खोलने के लिए एक दूसरे को बोल रहे थे। तभी एक बार फिर से किसी ने इनका दरवाज़ा खटखटाया। इस बार पीयूष ने फिर मंजीत से कहा, जा भाई, तू ही देख लेना कौन है, समझा कर यार, बहुत ज़रूरी बात चल रही है अभी मेरी। इस पर मंजीत अपनी जगह से उठा और पीयूष को बोला, घुस जा अपने फ़ोन में। इतना बोलकर मंजीत दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे के पास गया और थोड़ा ज़ोर से बोला, कौन है। मंजीत के इतना बोलने के बाद तुरंत बाहर से आवाज़ आई, अरे मैं हूँ सूरज, अब जल्दी दरवाज़ा खोल। सूरज इन दोनों का ही दोस्त था और वो यहाँ कभी कभी इनके साथ पार्टी करने के लिए आया करता था। पर इतना सुनते ही मंजीत के हाथ दरवाजे की कुंडी खोलने के लिए जो ऊपर उठे थे वो वहीं पर रुक गए और मंजीत तुरंत पीछे पीयूष की तरफ मुड़ा तो उसने देखा पीयूष भी अपना फ़ोन नीचे रखकर उसी को देख रहा था। मंजीत तुरंत दरवाजे के पास से पीयूष के पास भाग आया और बोला, सुना भाई। पीयूष ने जवाब देते हुए कहा, भाई पर ये कैसे हो सकता है, अभी 1 घंटे पहले ही तो हम लोग सूरज का अंतिम संस्कार से होकर आए हैं। ये दोनों सूरज की आवाज़ सुनकर इसलिए डर रहे थे क्योंकि कल सूरज का एक्सीडेंट हो जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। वैसे भी सूरज बहुत तेज बाइक चलाता था और हेलमेट भी कभी नहीं पहनता था, और इसी वजह से जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसका पूरा सर फट गया और उसकी उसी समय मौत हो गई। और आज उसका अंतिम संस्कार था और वहीं से 1 घंटा पहले होकर मंजीत और पीयूष आए थे। दोनों हैरान होकर बस यही सोच रहे थे कि तभी एक बार फिर से बाहर से सूरज की आवाज़ आई, अबे कहाँ चले गए दोनों, कब से बाहर खड़ा हूँ यार, जल्दी दरवाज़ा खोलो। पर मंजीत और पीयूष के तो जैसे रगों में खून ही ना हो, वो दोनों मूर्ति बने बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे और सूरज बाहर खड़े खड़े बस दोनों को आवाज़ लगाए जा रहा था। वो बोल रहा था, यार दरवाज़ा तो खोलो, मैं आज पार्टी का पूरा सामान लेकर आया हूँ। पर उन दोनों की पार्टी तो सूरज की आवाज़ सुनकर ही हो गई थी। पर तभी एकदम से वो सभी आवाज़ें जो सूरज की आ रही थी वो सभी आना बंद हो गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे बाहर कोई नहीं हो। मंजीत और पीयूष भी यही सोच रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, कोई मरा हुआ इंसान जिसका अंतिम संस्कार भी हो गया हो, वो आकर आवाज़ कैसे मार सकता है। यही सब सोचते हुए दोनों बैठे हुए और अभी दोनों का डर ख़त्म भी नहीं हुआ था कि तभी उनके बाथरूम से
ऐसी आवाज़ें आना शुरू हो गईं जैसे कोई बाथरूम के अंदर हो। पर यह भी कैसे हो सकता है, क्योंकि घर में मंजीत और पीयूष के सिवा कोई नहीं रहता था और ना ही आज इनके यहाँ कोई आया हुआ था। आवाज़ें सुनकर दोनों बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखे जा रहे थे। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और अपने आप ही उसके अंदर से सूरज आया, जिसके हाथ में 2 बोतल और चखने का सामान था। उसके बाद सूरज बाथरूम से बाहर आया और उन दोनों के पास पार्टी का सारा सामान रखा। और फिर सूरज ने उन दोनों से कहा, अरे खड़े खड़े मुझे घूर क्यों रहे हो? पर वो दोनों डरे डरे सूरज को घूरे जा रहे थे। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या करें। तभी सूरज इन दोनों के और पास गया और वहां पर जाकर बोला, जब मैं दारू पीता नहीं था तब तो कल तुम दोनों ने मुझे जबरदस्ती दारू पिलाई और अब तुम पीने से मना कर रहे हो। उसकी बात सुनकर मंजीत ने डरते हुए कहा, भाई भाई हम तो तेरे दोस्त है भाई, हमें जाने दे। सूरज ने फिर कहा, तुम दोस्त हो इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अब मैं तुम दोनों को अपने साथ लेकर जाऊंगा, फिर हम तीनों मिलकर पार्टी करेंगे। पर मंजीत और पीयूष को तो जैसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो दोनों बस यही सोच रहे थे, कहीं ये हम दोनों का कोई सपना तो नहीं है। पर ये उन दोनों का कोई सपना नहीं था। दोनों डरे डरे बार बार अपनी सूरज से जान की भीख मांग रहे थे, पर सूरज उसका कोई असर ही नहीं हो रहा था उस पर। और ऐसा लग रहा था जैसे सूरज मरने के बाद अपने दोस्तों के बिना रह नहीं पा रहा हो, इसलिए वो आज अपने दोस्तों को लेने आ गया हो। इसके बाद जो सूरज बोतल अपने साथ लाया था उसे उन दोनों के मुंह में लगा दी और बोतल तब तक खाली नहीं की जब तक मंजीत और पीयूष पीते पीते मर नहीं गए। सूरज उन दोनों को अपने साथ ले जाने को आया था और अपने साथ ही ले गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।